गुड आफ्टरनून फ्रेंड। अभी तक हमने आपको बताया इंड एस के बारे में, IFRS के बारे में, और बताया आपको कि IFRS और इंड एस में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इंड एस है वो IFRS का देसी वर्जन है, क्योंकि हमने कन्वर्ज किया IFRS के साथ, ना कि उनको एडॉप्ट करने की जगह हमने उनको कन्वर्ज किया। यानी देयर आर सर्टेन कार्व आउट एंड देयर आर सर्टेन differences. So there are certain carve out and there are certain differences. carve out का मतलब क्या है? जहां पर दोनों में तालमेल नहीं हो सकता था, हमने उसके लिए एक अलग रास्ता निकाल लिया, यानी थोड़ा सा वेरिएशन से एक न्यू रास्ता निकाला, जिसको हमने नाम दिया, जिसको कहते हैं कार्व आउट। तो कार्व आउट क्या है? कार्व आउट केवल सर्टेन डिफरेंसेस हैं जिनको हम लोग कार्व आउट कहते हैं। ओके, तो कार्व आउट आर सर्टेन डिफरेंस, एक अलग तरीका, यानी थोड़े डिफरेंसेस, यानी IFRS का देसीकरण के लिए जो तरीके निकाले उसको कहते हैं कार्व आउट। और कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस क्या है? जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड्स में डिफरेंसेस क्या है? पहला जो डिफरेंसेस है कि IFRS में कुछ ट्रांजिशनल पीरियड दिए हुए हैं, ट्रांजिशनल पीरियड प्रोविजंस, जो कि इंड एस में नो ट्रांजिशनल, कोई ट्रांजिशनल प्रोविजंस अलग से इंड एस में नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांजिशनल है वो हमने जो पहला IFRS 1 था, जिसको हमने इंड एस 101 कर दिया। IFRS 1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंड एस 101 से। तो जितने भी ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे, हमने फर्स्ट टाइम एडॉप्शन वाला जो इंड एस था, इंड एस 101, उस 101 के अंदर ही हमने क्या किया? हमने सारे ट्रांजिशनल प्रोविजंस ले लिए। इसलिए जो IFRS में, हर IFRS में, चाहे वो IFRS 1 हो, चाहे IFRS 2 हो या IFRS 3 हो, से लेके IFRS 15 तक, हर IFRS में ट्रांजिशनल प्रोविजन दिए हुए हैं। लेकिन इंड एस के अंदर जो भी ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में बातचीत थी, वो सब हमने, या जो भी प्रोविजंस थे, वो इंड एस 1, IFRS 1 को जो हमने नाम चेंज किया इंड एस 101, उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिए। तो उसके बाद में हर इंड एस के अंदर कोई इस तरह का ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में नहीं है। ओके, अब दूसरी चीज क्या है कि यहां पर जो है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड जो IFRS में यूज होता है, अभी भी हम लोग इंड एस में कई जगह बैलेंस शीट का यूज करते हैं, और यहाँ पर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करते हैं। IFRS के अंदर बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा गया, लेकिन हम लोग अभी भी वर्ड यूज किया गया है इंड एस में बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग कहते हैं उसको IFRS में यूज किया गया वर्ड स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, लेकिन हम लोग अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही कहते हैं। हालांकि उसके अंदर पार्ट हमने बना दिया, सेकंड पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का आधा हिस्सा नीचे अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए बना दिया गया, लेकिन पूरे स्टेटमेंट का नाम अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और यहाँ पर बैलेंस शीट है, जबकि इंड एस में भी वही बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नाम रखा गया। हालांकि IFRS में स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये एक हमारा डिफरेंस है, यानी ये एक देसीकरण है हमारा। तो जो हमने देसीकरण की बात करी, इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंड एस है वो देसी वर्जन है, वो हमारी इटालियन सोनिया गांधी नहीं है, वो हमारी इंडियन सोनिया गांधी है। ओके, तो ये हमने समझा कुछ बेसिक इंड एस के बारे में। अब हम एक एक करके आपको सारे स्टेटमेंट के बारे में, हर एक इंड एस के बारे में एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इंड एस। पहले हम शुरू करेंगे IFRS 1 से शुरू करेंगे। IFRS 1 जिसका देसीकरण हो गया इंड एस 101। तो हम यहां से शुरू करेंगे। हालांकि CA फाइनल के कोर्स में अभी केवल इंड एस 32, इंड एस 107 एंड 109 है, लेकिन ओवरऑल व्यू आपको होना चाहिए हर एक इंड एस का। तो हम कंप्लीट इंड एस आपको बताते हैं। तो सबसे पहला IFRS 1 है जिसका देसीकरण हो गया और देसी नाम है IFRS 1। इसका देसीकरण क्या हो गया? इंड एस 101, और इसका नाम है फर्स्ट एडॉप्शन ऑफ। अभी तक हमने नंबरिंग बताई थी जितने पिछले लेक्चरों में, अब पहली बार आपको नाम बताते जा रहे हैं। तो पहला जो नाम है इंड एस 101 का फर्स्ट एडॉप्शन ऑफ इंड एस। ओके, तो ये IFRS में इसका नाम था फर्स्ट एडॉप्शन ऑफ IFRS, जिसका नाम भी हमने चेंज कर दिया, नंबरिंग भी हमने चेंज कर दी। तो ये हो गया फर्स्ट एडॉप्शन ऑफ इंड एस। ओके, तो जो भी एंटिटी, तो फर्स्ट एडॉप्शन का मतलब जो भी एंटिटी, जैसे कि 1 अप्रैल 2016 से 500 करोड़ से ऊपर नेट वर्थ वाली सारी कंपनियों को इंड एस एप्लीकेबल हो गया, चाहे वो शेड्यूल्ड थी या अनशेड्यूल्ड, मतलब चाहे वो लिस्टेड थी या अनलिस्टेड। यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस मीन्स, यदि आप अकाउंटिंग भाषा में कहें एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस, लीगल भाषा की जगह अकाउंटिंग भाषा में, तो दैट मीन्स मूविंग फ्रॉम ये आप क्या है इंडियन गैप से हम मूव करके, इंडियन गैप से मूव करके कहाँ चले गए? इंड एस। फर्स्ट टाइम का मतलब अभी जो हम इंडियन गैप यानी इंडियन जनरल
एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ जो अकाउंट्स बना रहे थे उसकी जगह अब हम कहाँ बनाने लगे, इंड एस। तो फर्स्ट एडॉप्शन का मतलब मूविंग फ्रॉम गैप टू इंड एस। ओके, तो जब भी हम मूव करेंगे तो हमें इस इंड एस की रिक्वायरमेंट इज टू बी कंप्लाइड विथ। क्या करना है, दिखाई दे रहा है, हमें इस इंड एस की रिक्वायरमेंट जो होंगी उन रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। तो उन रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लाई करेंगे? हाँ जी, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2016 से इंड एस 500 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ वाली कंपनियों, चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, उनकी होल्डिंग कंपनियां, उनकी सब्सिडरी कंपनियां, उनकी एसोसिएट्स कंपनी, उनके जॉइंट वेंचर कंपनी यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया है। और यदि होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट्स यदि बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी है, तो उन पर भी एप्लीकेबल हो गया है। और अगर उनकी कंपनियां फॉरेन में हैं तब भी कंसोलिडेशन के टाइम पर क्या होगा, कंसोलिडेशन के टाइम पर इंड एस को एडजस्ट करके उनको डिस्क्लोजर करना होगा। ये सब 1 अप्रैल 2016 से हो चुका है। तो जो 1 अप्रैल 2016 के बाद में जब फर्स्ट टाइम इंड एस एप्लीकेबल होगा तो इसको कहते हैं फर्स्ट एडॉप्शन ऑफ इंड एस। तो उस समय हम क्या करेंगे ये बताता है पहला इंड एस 101। तो एडॉप्शन ऑफ द इंड एस का मतलब क्या है कि हम मूव कर गए एक नई टेरिटरी में, नए सिस्टम में। वो सिस्टम है कि आज हम इंडियन जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंडियन गैप से मूव करके किस सिस्टम में जा रहे हैं, इंड एस में। और जब भी हम इंडियन गैप से इंड एस सिस्टम में जाएंगे तो हमें इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पूरी करनी होगी। ओके, तो अब क्या होगा, तो जो ये इस 1 अप्रैल 2016 के बाद के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस कोई भी जो इंटरिम रिपोर्ट्स हैं, उन इंटरिम रिपोर्ट्स यानी 3 मंथ्स क्वार्टरली अकाउंट्स, जो कि एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 के हिसाब से जो इंटरिम रिपोर्ट्स होती हैं उन दोनों पर ये एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? तो यदि इंटरिम रिपोर्ट 1 अप्रैल 2016 के बाद होती है की डेट की होती है या 1 अप्रैल 2016 के बाद की होती है, तो ये जो अकाउंट्स होंगे ये रिट्रोस्पेक्टिव, यदि कोई इंटरिम रिपोर्ट होती है या अकाउंट्स 1 अप्रैल 2016 के बाद कोई अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंड एस एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपने बताया, समझिए क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी और इंटरिम रिपोर्ट्स पर भी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पहला आपका हो गया रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा इंटरिम पर भी होगी, तीसरा हो गया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, लेकिन जो सिस्टम बना है इसमें कुछ ऑप्शनल और कुछ मैंडेटरी एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ ऑप्शनल और कुछ मैंडेटरी एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि ऑप्शनल एग्जम्पशंस हैं, क्योंकि क्या है कि जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स है
बहुत सारी चीज़ों में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस डिफिकल्टी की वजह से कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स से इंडियस एप्लीकेबल करने के लिए। हाँ जी, समझ में आया। ये 1 अप्रैल 2016 के बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो रहे हैं या कोई भी इंटरिम रिपोर्ट जैसे क्वार्टरली ऑडिटेड अकाउंट्स एक्सेट्रा क्लोज हो रहे हैं तो उन पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंड एस एप्लीकेबल होगा। करंट ईयर की फिगर्स पर भी और प्रीवियस ईयर की फिगर्स पर भी। हर कंपनी, जिस कंपनी की नेट वर्थ कंपनीज एक्ट के हिसाब से 500 करोड़ से ज्यादा है या 500 करोड़ है, या उनकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, चाहे वो उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है या नहीं है, एक बार वो एक कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर है तो पूरे ग्रुप पर इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। इवन उनकी ओवरसीज सब्सिडरीज हैं, ओवरसीज होल्डिंग ओवरसीज सब्सिडरी या एसोसिएट, जॉइंट वेंचर हैं जिनके अकाउंट्स इंडियन में कंपनीज में कंसोलिडेट होते हैं, उन पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ द कंसोलिडेशन। तो उनके अकाउंट्स, अगर मान लो सिंगापुर की कंपनी सिंगापुर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ से बनी हुई है, जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो हमको रीएडजस्ट करेंगे इंड एस के हिसाब से। बात समझ में आती है? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए? हाँ सर, ये बात समझ में आती है, लेकिन सर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स में तो बहुत सारी डिफिकल्टी आएंगी, बहुत सारे तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, उनमें बहुत दिक्कत आएगी। यू आर राइट, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। क्या समझे? सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं कि ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो उसके लिए लॉ ने, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बना रहे थे तो ये वाली समस्या सामने आई, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों पर ऑप्शनल और मैंडेटरी एक्सेप्शंस रखे गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी एक्सेप्शंस रख रखे हैं वो बेसिकली ऑप्शनल ही है, कि जिससे कि अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तब तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हो तो आप को एग्जेम्पशन दी हुई है रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से। किन किन चीज़ों की, किन किन की कैलकुलेशन, कौन कौन से आइटम्स हैं, कौन कौन सी मदें हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं, कौन कौन सी से एलिमेंट्स हैं जिनमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डिफिकल्ट होगा, तो वो हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसा है, एक तो जो शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस है, ईसॉप हैं, एटसेट्रा हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें प्रॉब्लम आ सकती है। ऑप्शनल एग्जेम्पशन इसलिए उनको दी हुई है। उसके अलावा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके अलावा क्या है, इंश्योरेंस, शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके अलावा डीम्ड कॉस्ट है, शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डीम्ड कॉस्ट हैं, लीज के कॉन्ट्रैक्ट हैं, लीज ट्रांजैक्शन हैं, क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस के डिफरेंसेज हैं, क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन डिफरेंसेज, शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ड्रीम कॉस्ट, लीज, क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन डिफरेंस। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज,
इन सबकी जो कैलकुलेशंस हैं करंट डेट में इतनी मुश्किल होती हैं। यदि आप रिट्रोस्पेक्टिव करेंगे, ठीक है, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, इन सब के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी यदि हम कैलकुलेशन इंड एस के हिसाब से रिट्रोस्पेक्टिव करेंगे तो इट विल बी ए वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो एग्जम्पशन दी हुई है। इसी तरह जब हम कंसोलिडेशन करते हैं, कंसोलिडेशन करने में जो असेट्स हैं, assets and liabilities of assets, liabilities of subsidiary, joint venture and associates। ओके, तो जो भी assets है, assets है, liability है, subsidiary, joint venture and associates, तो उनका जो वैल्यूएशन करना है, उनका जो इनकॉर्पोरेशन करना है, उन काम के लिए जो एग्जिस्टिंग तरीका चल रहा है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स से जरूरी नहीं है। आपको अगर इस समय फर्स्ट टाइम एडॉप्शन में दिक्कत आ रही है तो उसको आप विदाउट इंड एस के एडॉप्ट कर सकते हैं। उसी तरह कंपाउंड फाइनेंशियल जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये भी एग्जम्पशन दी गई है कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो वैल्यूएशन है आप अगर इंड एस के हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप फ्यूचर डेट्स में कंपाउंड नेक्स्ट ईयर से इंड एस के हिसाब से कीजिए, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप जो एग्जिस्टिंग ईयर्स है उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह जो डिजिग्नेशन है ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पहले से आपके पास है, प्रीवियसली जो भी डेजिग्नेशन जो अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को अलग तरह से जो हम बताएंगे आपको एएस 32 इंड एस 32 इंड एस 107 109 जो सीए फाइनल के लिए एग्जाम में कंपलसरी कर दिया गया था, उसमें हम आपको बताएंगे क्या कि असेट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई किए गए अलग अलग तरीके से, कौन से कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, विच आर कुछ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस जिनको कहा जाता है, कुछ को हेल्ड फॉर सेल कहा जाता है, कुछ को हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वो जो क्लासिफिकेशन का तरीका है तो उसका जो डेजिग्नेशन नया तरीका अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं कर सकते तो करंट से कर दीजिए। प्रीवियसली अभी फर्स्ट टाइम एडॉप्शन में इसकी एग्जम्पशन है। इसी तरह जब आप इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे, अब आपको बताएंगे इंड एस 32 107 और 109 के हिसाब से अब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हमें फेयर वैल्यू पर लेना है। तो जो इनिशियल रिकॉग्निशन है, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन फेयर वैल्यू, तो ये जो है अब से क्या होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन जो पहली बार जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इनिशियल रिकॉग्निशन है यानी इसका फेयर वैल्यू मेजरमेंट है,
वो यदि आपके डिफिकल्ट लग रहा है, फाइनेंशियल और आपके है ऑल फाइनेंशियल असेट्स ऑब्लिक फाइनेंशियल लायबिलिटी। जो फाइनेंशियल असेट्स एंड हाँ जी, जितनी फाइनेंशियल असेट्स हैं या फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं, उनका जो इनिशियल रिकग्निशन है वो फेयर वैल्यू पे करना है इंड एस के अंदर। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के केस में यदि डिफिकल्टी आ रही है तो उसमें एग्जम्पशन दी हुई है। अब ये फाइनेंशियल असेट्स और लायबिलिटी क्या है वो हम आपको एएस जब बताएंगे 32, 107 एंड 109 इनके अंदर हम आपको बताएंगे। बेसिकली जो फाइनेंशियल असेट्स वो होती हैं जो किसी दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, यानी किसी एक कंपनी के लिए वो शेयर कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, और जो इक्विटी कैपिटल को होल्ड करता है उसके लिए वो फाइनेंशियल असेट्स है, और जिसने इक्विटी इशू निकाला हुआ है उसके लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इसी तरह डिवेंचर्स हैं, जिस कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं वो उस कंपनी के लिए क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और जिसने डिवेंचर होल्ड किए हैं उसके लिए वो फाइनेंशियल असेट्स है। इसी तरह किसी कंपनी के अनसिक्योर्ड लोन है, उसने अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं, तो जिस कंपनी ने लोन ले रखे हैं उसके लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और जिसने लोन दे रखे हैं उसके लिए वो फाइनेंशियल असेट्स है। ओके। इसी तरह सिक्योर्ड लोन है, जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पार्टी ने सिक्योर्ड लोन दे रखे हैं, जिसने दे रखे हैं वो असेट्स है, जिसने ले रखे हैं वो लायबिलिटी है। इसी तरह डेटर्स हैं, डेटर्स असेट्स है एक पार्टी के लिए, जिस पार्टी को पैसा लेना है और जिसको देना है उसके लिए वो लायबिलिटी है। ओके, ये सब हम पढ़ेंगे ये 32, 107 एंड 109। अभी तो हमें केवल क्या करना है कि इन सब का जो फाइनेंशियल असेट्स और लायबिलिटी का मेजरमेंट फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे करना है, लेकिन डेटर्स और क्रेडिटर्स की रेट्रोस्पेक्टिव डेट में उस समय के वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, इट में बी डिफिकल्ट, तो इसलिए फर्स्ट एडॉप्शन के टाइम पर इसमें एग्जम्पशन दी गई है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, और किस किस में एग्जम्पशन दी गई है ये हम समझते हैं। नेक्स्ट इज जो डीकमीशनिंग decommissioning liabilities included in cost of plant, machinery and equipment। ठीक है, यदि कोई मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट टाइम से कमीशन नहीं हुआ, उसकी वजह से कोई भी लायबिलिटी आती है, उस लायबिलिटी का फेयर वैल्यू हमें जब निकालनी है और उसमें दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो ये वॉलंटरी है, हम इसको लायबिलिटी को फेयर वैल्यू के हिसाब से निकाल के जो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड करना है, यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन, ऑप्शनल एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए फाइनेंशियल असेट्स ऑब्लिक इंटेंजिबल असेट्स। जो फाइनेंशियल असेट्स हैं
और इंटेंजिबल एसेट्स है, ये जो है जो सर्विस एग्रीमेंट है, उस सर्विस एग्रीमेंट के हिसाब से अकाउंट फॉर होंगे। फाइनेंशियल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, जो भी सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट है, जैसे कि नोएडा के अंदर डीएनडी को, दिल्ली नोएडा दिल्ली डीएनडी को एक कंसेशन एग्रीमेंट के अंदर ये फैसिलिटी दी नोएडा अथॉरिटी ने कि उनको यदि प्रॉफिट कम होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगी? नोएडा अथॉरिटी। यानी उतना ट्रैफिक नहीं आता है जितना उन्होंने इनवॉइसेस किया है, तो उसकी भरपाई नोएडा अथॉरिटी करेगी। तो इस ये बेसिकली एक राइट हो गया फाइनेंशियल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स का, ठीक है। तो उसका जो वैल्यूएशन करना है सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट का और उसको कैपिटलाइजेशन करना है, तो फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के टाइम पर यदि उसकी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आ रही है तो दैट कैन बी अवॉइडेड एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। बाद में फर्स्ट टाइम एडॉप्शन में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ना करके करंट इफेक्ट से हम कर सकते हैं और इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा एक्सटिंग्विशिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी, extinguishing financial liability with equity instrument. Extinguishing financial liability with equity instrument. यदि कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है, मान लो हमने किसी से माल लिया है, we have purchased some goods of 1 crore rupees and we are not able to pay, और या फिर हमने किसी भी तरह एग्रीमेंट के अंदर उस 1 करोड़ के रुपए के लिए 1 करोड़ रुपीज के लिए पेमेंट ना देके हमने उसके अगेंस्ट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर लिए और वो हमने उसका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सटिंग्विश की है, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसका इफेक्ट लेना है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के टाइम पर, लेकिन अगर हमें इस तरह की कैलकुलेशन में और उसको बैलेंस शीट फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के टाइम पे डिफिकल्टी आ रही है तो हम इसको अवॉइड कर सकते। कुल मिला के इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के टाइम पे जो मॉडिफाई किए, जो देशीकरण किया IFRS का, उसका पर्पज यही था क्योंकि शुरू में चेंज को एक्सेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, लेकिन बट चेंज इज ऑलवेज रेसिस्टेड, ये आपको पता है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत ना है उस समय, किसी तरह एक बार इंडियस पे आए तो सही कंपनियां, इस प्रोसेस से ये सारी चीज़ें जो डिफिकल्ट चीज़ें थी इसका ऑप्शन दिया गया। हो गया ओके। इसके अलावा जो हाइपर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, उसको हमने जो सीवियर हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है। हालांकि इन टर्म्स का पूरा हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज हम केवल ये कहते हैं कि जो सीवियर हाइपर इन्फ्लेशन है उसको एडॉप्ट करने में, उसकी कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको हम अभी अवॉइड कर सकते हैं। एक एग्जम्पशन दी हुई है। इसी तरह जो जॉइंट अरेंजमेंट्स हैं उनका कैसे वैल्यूएशन करें, उन जॉइंट अरेंजमेंट का किस तरह इंड एस के हिसाब से
इफेक्ट लें, उसमें हमें डिफिकल्टी आ रही है, तो हम पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स के लिए फ्यूचर में हम इंड एस के हिसाब से जॉइंट अरेंजमेंट का अकाउंटिंग करेंगे। ओके, अब ये जो सरफेस माइन होती हैं, सरफेस माइन, पत्थर की माइन है, सैंड माइन है, बालू की है, रेते की है, मार्बल की है, ये जो सरफेस माइन है, इनकी जो कॉस्ट होती है, इसको प्रोडक्शन फेस में स्ट्रिप करना है। मान लो 10 करोड़ में माइन ली, प्रोडक्शन हो रहा है पहले साल में 3 लाख टन, इसकी मान लो 1 करोड़ टन मार्बल निकलना है, तो 3 लाख हुआ, सेकंड में 5 लाख हुआ। तो इस तरह इनकी कॉस्ट को स्ट्रिप करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो स्ट्रिप करना है, इसकी स्ट्रिपिंग में इंड एस की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से डिफिकल्टी आ रही है। तो फर्स्ट टाइम एडॉप्शन में हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स के लिए इसकी कॉस्ट स्ट्रिपिंग इंड एस के हिसाब से ना करके ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कर सकते हैं। ओके, इसी तरह जिस तरह हमने डेजिग्नेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बताए थे कि इंड एस के हिसाब से डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन उस तरह के डेजिग्नेशन करने में हमें दिक्कत आ रही है, तो उसी तरह जो नॉन मॉनेटरी आइटम के डेजिग्नेशन भी इंड एस में चेंज हुए हैं। तो क्या हुए, जो नॉन मॉनेटरी आइटम है उनके डेजिग्नेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और है और इंड एस में कुछ और है, तो उनके डेजिग्नेशन पे भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम एक्सेप्शन प्रोवाइड किया है कि फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के टाइम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम इनको आइटम का डेजिग्नेशन चाहे तो हम कर सकते हैं और ना चाहे तो नहीं, ना चाहे तो हम पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरह जो रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स with customer, okay, revenue from contracts। इसी तरह क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग हम एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से करते थे, लेकिन इंड एस में कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिफर है। लेकिन यदि हमको उसकी जो रेवेन्यू अकाउंटिंग फॉर किया है, हमने पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से किया है पिछले सालों में, और अभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स में उनकी कैलकुलेशन में हमारे पास डिफिकल्टी आ रही है, तो हमारे पास ऑप्शन है, चाहे हम पुराने हिसाब से करें या नए हिसाब से करें। ओके, अब आइए नेक्स्ट, एक होती है नॉन करेंट एसेट्स, यानी फिक्स एसेट्स, लैंड है, बिल्डिंग है। यानी नॉन करेंट एसेट्स क्या होती है, या तो सेल के लिए या प्रोडक्शन के लिए। जो नॉन करेंट एसेट्स है ना, हेल्ड फॉर, है ना, तो जो हेल्ड फॉर सेल है, हेल्ड फॉर सेल कौन होगी, जिसका हमने डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन कर दिया, यानी हमने जो प्रोजेक्ट प्लांट बंद ही कर दिया, शट डाउन कर दिया, तो उसकी जो असेट्स हैं डिसकंटिन्यूड बिजनेस की, उसका हम लोग स्क्रैप वैल्यू पर या वैल्यूएशन किस हिसाब से करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो अलग है, इंड एस में अलग है।
तो यदि हमें उसमें अभी दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट टाइम एडॉप्शन पे छोड़ दीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कीजिए, और फ्यूचर में इंड एस के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कुछ ऑप्शनल एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा फर्स्ट टाइम एडॉप्शन में कुछ मैंडेटरी एक्सेप्शंस भी हैं, यानी वो एक्सेप्शंस उनको अभी इंड एस को फर्स्ट टाइम के टाइम पे कुछ केसेज ऐसे हैं उसमें इंड एस आ तो गए, इंड एस एप्लीकेबल हो गए, लेकिन उन आइटम्स में हमें मैंडेटरी एक्सेप्शंस है, यानी उनको फर्स्ट टाइम एडॉप्शन पर हम उन आइटम्स को एडॉप्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम के टाइम पर वो चीज़ें हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मैंडेटरी एक्सेप्शंस। अब हम क्या करेंगे, मैंडेटरी। तो मैंडेटरी एक्सेप्शंस है क्या? पहली मैंडेटरी एक्सेप्शन, अभी क्या है, कुछ चीजों को हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं, डी रिकॉग्निशन ऑफ recognition of financial assets and liability, ओके। इंड एस के अंदर प्रोवाइड किया गया कुछ असेट्स को और लायबिलिटी को हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम के जो एडॉप्शन के टाइम पर ये मैंडेटरी एक्सेप्शन है कि हम इंड एस फॉलो तो करेंगे, लेकिन हम जो फाइनेंशियल असेट्स एंड लायबिलिटी को फर्स्ट टाइम में जब पहली बार इंड एस करेंगे हम डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जो इंड एस की रिक्वायरमेंट है उनको, इसी तरह जो हैज अकाउंटिंग है, ये हैज अकाउंटिंग भी, ये आप इस तरह कह लीजिए, इनको इंड IFRS में ट्रांजिशनल पीरियड के हिसाब से हर एक स्टैंडर्ड में अलग अलग दिया हुआ है। हमने इंड एस में ट्रांजिशनल पीरियड वाली कोई चीज़ नहीं रखी है, जितनी भी बातें हैं वो इस इंड एस वन में यानी फर्स्ट टाइम एडॉप्शन में बता दी है कि जो डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड लायबिलिटी है इसको हम फर्स्ट टाइम एडॉप्शन पे नहीं करेंगे, यानी ये ट्रांजिशनल पीरियड हो गया, यानी इस ट्रांजिशनल पीरियड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल पुराने ही होंगे, इंड एस नहीं होंगे। इसी तरह हैज अकाउंटिंग के अंदर जो पुराना सिस्टम चला रहा है वही चला जाएगा, फर्स्ट टाइम में हम इंड एस के हिसाब से हैज अकाउंटिंग नहीं करेंगे। इसी तरह नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं, होल्डिंग कंपनी आपने पढ़ी होगी, होल्डिंग कंपनी की अकाउंटिंग, तो उसमें जिसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते थे, तो उसका जो वैल्यूएशन का जो तरीका है और उसके रिकॉग्निशन का जो तरीका है वो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला ही चलेगा, ये अपना नया वाला सिस्टम नहीं चलेगा, ओके। इसी तरह ये तीन आपने समझ में आया कि भाई जो फाइनेंशियल असेट्स एंड लायबिलिटी का जो डी रिकॉग्निशन है वो अभी हम पहली बार में नहीं करेंगे, हालांकि इंड एस एप्लीकेबल हो चुके हैं। हैज अकाउंटिंग भी अभी हम नए हिसाब से नहीं करेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी हम नए हिसाब से नहीं करेंगे, उसी पुराने हिसाब से जो चलता आ रहा है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन में, ये तीनों चीज़ों को अभी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
ओके, अब हम समझते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर। इसी तरह क्लासिफिकेशन एंड measurement of classification and measurement of financial assets. Classification and measurement of the financial assets. नया स्टैंडर्ड AS IND AS 32, IND AS 107, IND AS 109 के हिसाब से फाइनेंशियल असेट्स का क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट करना है। लेकिन फर्स्ट टाइम एडोस्टोन के टाइम पे ये हम अभी पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे क्योंकि ये भी एक मैंडेटरी एक्सेप्शन है IND AS के अंदर। ओके।